आज हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में ब्रिटिश कंपनी कैसे आई, उन्होंने कैसा अपना वर्चस्व स्थापित किया। दोस्तों ये शॉर्ट वीडियो नहीं है, ये लॉन्ग वीडियो है। आप मेरे साथ बने रहिए तो आपका बहुत ही आसानी से मैं आपको जो पॉइंट टू पॉइंट है वो आपको मैं याद कराता जाऊँगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। बस आप मेरे साथ बने रहिए। तो मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ वो है एम लक्ष्मीकांत, जो कि यूपीएससी और बड़े बड़े जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बहुत ही उपयोगी होती है। तो मैं इसमें पढ़ रहा हूँ, इसका चैप्टर नंबर 1 है और आपको जो फैक्ट हैं जो पेपर में जो आते हैं उनके बारे में सब क्लियरिफिकेशन दूंगा मैं आपको। तो इससे स्टार्ट करते हैं। भारत में 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। उस समय जो महारानी एलिजाबेथ थी उन्होंने कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दी। तो आपको इसमें ये पढ़ना पड़ेगा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके आने के क्या प्रभाव पड़े, उन्होंने धीरे धीरे भारत में कैसे अपना शासन स्थापित किया, कैसे वो कंपनी अपना एकाधिकार उन्होंने वर्चस्व स्थापित किया, कैसा ब्रिटिश जो क्राउन है उन्होंने अपना सीधा नियंत्रण किस शासन के अधिनियम के तहत किया, किस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी न होकर वो उसका अधिकार ख़त्म कर दिए गए। तो इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। तो 1600 ईस्वी में क्या हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उन्होंने व्यापार करने की अनुमति मांगी थी। महारानी एलिजाबेथ ने उनको प्रथम चार्टर के द्वारा भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। कंपनी क्या थी जिसके व्यापार अभी कार्यविधि सीमित थे, तो ये घटना आपको ध्यान रखनी 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में एक टर्निंग पॉइंट आता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा बहुत बड़े स्टेट थे और ये अर्थव्यवस्था के रूप में मजबूत थे। तो उस समय 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार कंपनी ने प्राप्त कर लिए, जो कि एक हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट था कंपनी के लिए। इसके तहत इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसमें उनकी क्षेत्रीय शक्ति बढ़ती चली गई यानी, और उसके बाद बढ़ते 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 अपने चरम सीमा पर पहुंचे 1858 ईस्वी में, जहां हम देखते हैं कि सिपाही विद्रोह हुआ था, जिसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी डॉक्टर वीर सावरकर ने उनको बोला था कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। कुछ जो विदेशी हैं लेखक है वो इसको क्या कहते हैं, सिपाही विद्रोह मानते हैं। तो इसका क्या परिणाम हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि इसको के बाद यानी 1858 ईस्वी में ब्रिटिश जो ताज है वो सीधा अब कंपनी का ना रहकर उसको सीधा उसको हस्तक्षेप करना पड़ गया। यानी अब सीधा उन्होंने कह दिया कि अब कंपनी नहीं है, अब सीधा हमारा नियंत्रण हमने स्थापित कर लिया है। पहले वो पर्दे के पीछे रह के काम करते थे लेकिन वो फ्रंट पे ही आ गए। तो इसका जो है लास्ट तक उत्तरदायित्व हुआ। बाद में 15 अगस्त 1947 तक भारत के आज़ादी मिलने तक ये क्या हुआ, क्रमवत जारी रहा। तो हम 1765, 1858 और 1947 के बीच में क्या परिणाम रहे, तो हम इनका थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाना चाहेंगे कि ये इन्होंने कब्जा कैसे जमाया, क्या इनकी रूलिंग थी, कैसे इन्होंने धीरे धीरे नियम बनाए, कैसे ये भारत में अपने अधिकार इनके बढ़ते चले गए। तो स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। तो 1934 में एम.एन. राय, ये थोड़ा संविधान के बारे में है। एम.एन. राय भारत में जो एक साम्यवाद आंदोलन के प्रेरणा थे, इन्हें सुझाव को अमल में लाने के लिए 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हुआ। तो संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई, यानी कुछ जो कानून थे इतने लंबे समय तक उन्होंने जो कानून लागू किया गया वो हमने अपने संविधान में भी अपनाए, क्योंकि उस समय हमारे पास समय कम था और हमें विभाजित भारत देखना पड़ा और हमें जल्द से जल्द कानून बनाने पड़े जो हमारे भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो गए थे। तो इन घटनाओं के हमारे स्वतंत्रता और संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। इन घटनाओं का हम क्या विश्लेषण करेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं थी जो हमारे संविधान बनने से पहले थी। तो सबसे पहले आता है इसमें कंपनी का शासन। कंपनी का शासन जो माना जाता है वो 1773 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक माना जाता है, क्योंकि कंपनी उस समय शासन किया
उसके बाद 1858 की जो क्रांति हुई थी, उसके परिणाम के स्वरूप ब्रिटिश कंपनी को हटाकर सीधा ब्रिटिश राज स्थापित हो गया। तो एग्जाम्स में पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है कि वह किस शासन अधिनियम द्वारा कंपनी का शासन न होकर सीधा ब्रिटिश ताज का शासन स्थापित हो गया। तो आपका आंसर होगा 1858। ठीक है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग मतलब रेगुलेट करना है, नियम बनाना। क्या था इसमें? इसका संवैधानिक महत्व था कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य थे उनका एक नियमित और नियंत्रित यानी रेगुलेट और कंट्रोल्ड मैनर होना चाहिए कि कंपनी भारत में शासन कैसे करेगी, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश था और इसमें रूल और रेगुलेशन बहुत ज़रूरी थे ताकि वो लोगों के दिलों में बस सके कि हम हाँ यहाँ आप पर अत्याचार नहीं कर रहे, हम एक संविधान के माध्यम से आप पर प्रचार कर रहे हैं, एक तरह से शासन स्थापित कर रहे हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने ये चीज़ें लागू की गई। तो 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी क्या विशेषता है कि पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक यानी वो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल कार्य को उनको मान्यता मिल गई। इसका नियम ये है, इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो एक टर्निंग पॉइंट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, क्योंकि इससे पहले कंपनी जो थी सिर्फ व्यापार तक ही सीमित थी। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो जब गवर्नर जनरल बनाया जाएगा तो इसके पद में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो और एक क्या बना, एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया जिसके पहले गवर्नर थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो ये पेपर में आता है कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स यानी प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, या बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना। पहले बंगाल इससे 1773 से पहले बंगाल में गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन इसके बाद बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, यानी बंगाल का क्षेत्र बढ़ा दिया गया। मद्रास और बम्बई के गवर्नर क्या आ गए थे? बंगाल के गवर्नर के अधीन आ गए थे, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर क्या थे? अलग अलग थे। इस नियम के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तब एग्जाम में आ जाता है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। तो इसमें आपका आंसर होगा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। तो इसका क्या कारण है कि जब कंपनी शासन करने लग गई तो उनके जो कर्मचारी थे वो रिश्वत के मामले उनमें बढ़ते चले गए। तो उन पर नियंत्रण करना बहुत स्थापित था, क्योंकि उनको कंपनी को बहुत आगे ले जाना था। इसलिए उनका निजी व्यापार को बंद कर दिया गया और उपहार लेना भी बंद कर दिया, क्योंकि उपहार रिश्वत के रूप में लिया जाता था। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी है के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। यानी ब्रिटिश सरकार क्या करती थी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उन्होंने एक डायरेक्टर्स का कोर्ट निर्धारित किया, उसके तहत वो अपना सीधा नियंत्रण इसमें स्थापित कर देता, क्योंकि इस पर कमांड होना बहुत ज़रूरी था, है ना। क्योंकि उन्होंने तो अपने मन में सोच रखा था कि हमें आगे कंपनी किस रूप में ले जानी है। पहले तो व्यापार के रूप में आए, धीरे धीरे उन्होंने रूल्स बनाने चालू कर दिए गए, कंपनी को और छूट दे दी गई और उसमें फिर वहाँ व्यापार बढ़ा, उन्होंने रिश्वतखोरी बढ़ी, तो उन्होंने रेगुलेटिंग और कंट्रोल्ड मैनर में इसको आगे बढ़ाया। अब आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट क्या है? दरअसल जब रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 आया था उसमें कुछ खामियां थी, ठीक है, और इन कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने संशोधन अधिनियम 1781 पारित किया गया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। जिसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम आया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 अस्तित्व में आया। इसकी क्या विशेषताएं हैं? थोड़ा आपको हालांकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब एक एक्ट दूसरे एक्ट के बाद आता है, लेकिन आप इसके तह में जाएंगे कि भाई इसका ये एक्ट जो आया था इसमें क्या था और नेक्स्ट एक्ट में पिछले एक्ट से
क्या परिवर्तन हुआ, तो उसमें आपका अध्ययन थोड़ा सा और विस्तृत हो जाएगा। आप इसको रटे नहीं, आप समझें कि इनकी क्या ज़रूरत थी। यानी पहले 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, पिट्स क्या है और इसमें पुराने में क्या विशेषताएं थी और इन्होंने क्या परिवर्तन किया। तो इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को पृथक कर दिया गया। यानी जो राजनीतिक मामले वो अलग होंगे और जो वाणिज्यिक कार्य है वो अलग होंगे, ताकि उनकी सही दिशा दी जा सके। निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापार, यानी किसको व्यापारिक मामले सौंपे गए, किसको राजनीतिक मामले सौंपे गए। इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि पिट्स इंडिया एक्ट क्या था कि उनका विभाजन करना, राजनीतिक और वाणिज्यिक मामलों को विभाजन करना किस एक्ट के द्वारा तय किया गया था। यह है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो इसमें क्या हुआ कि निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों में अधीक्षण की अनुमति दे दी गई और राजनीतिक मामलों में नियंत्रण बोर्ड, यानी नियंत्रण बोर्ड कोर्ट ऑफ कंट्रोल, जो कंट्रोल था उसको क्या दे दिया गया, राजनीतिक मामले, और जो निदेशक थे, जो डायरेक्टर थे, वो हो गए व्यापारिक मामले। आप ऐसे मानो जैसे एप्पल का सीईओ होता है, यानी निदेशक होते हैं, तो वो क्या देखते हैं, कंपनी के मामले देखते हैं, है ना। और जो कंट्रोल करते हैं, जैसे हमारी संसद है तो व्यवस्था को कंट्रोल करती है, तो वो क्या देखेगी, वो राजनीतिक मामले देखेंगी। तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट कंपनी के कार्य को दो भागों में विभाजित किया गया, राजनीतिक मामले और व्यापारिक मामले, राजनीतिक मामले और व्यापारिक मामले दोनों में। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी, नियंत्रण बोर्ड का क्या था, यानी जो राजनीतिक की ब्रिटिश नियंत्रण में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार एवं राजस्व गतिविधियों के अक्षण में नियंत्रण करे। यानी उसको रिपोर्ट क्या देनी थी, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप किसका होना चाहिए, सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट का। तो वो वहाँ से उनको कंट्रोल करने लग गए। यानी कंपनी अपने जो निदेशक मंडल है वो तो अपना व्यापार करता रहे, और दूसरा जो नियंत्रण बोर्ड है वो अपना ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट देता रहे, ताकि उनकी गतिविधियों का पता लग सके। अब इसके बाद आता है, तो यह इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था जो 1784 एक्ट का है। पहला ये कि भारत में कंपनी अधीन क्षेत्र को पहले बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र, यानी ब्रिटिश कंट्रोल क्षेत्र कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र हुआ, तो ये है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। और दूसरा है, ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। यानी अब ब्रिटिश सरकार उसके राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लग गई, क्योंकि कंपनी अब व्यापारिक मामलों तक ही सीमित नहीं थी, उसके काम बांट दिए गए, एक वाणिज्यिक हो गया, दूसरा हो गया राजनीतिक मामले। इसके बाद आते हैं, क्योंकि चैप्टर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए। उसके बाद आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। तो ये क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा किस चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो आपका आंसर होगा कि 1833 का चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो के थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थी। यानी नागरिकों के और सैन्य को, क्योंकि सैन्य शक्तियाँ नहीं होगी तो राजा फिर काम कैसे करेगा, इसलिए सैन्य कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। इस अधिनियम में पहली बार ऐसी सरकार का निर्माण किया गया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या बने, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया, क्योंकि उनका रोल ही नहीं है। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार दे दिए गए। भाई जब हमने गवर्नर जनरल बना दिया गया तो छोटे क्या है, उनका कुछ रोल ही नहीं है, वो एमएलए वो विधायिका का रोल क्यों निभाएंगे। मद्रास और बम्बई विधायिका का रोल क्यों निभाएगी, जब हमारे एक पूरा एक कंट्रोल्ड मैनर में हमें एक वो चीज़ बना दिया गया कि अब क्या है, ब्रिटिश ने क्या कर दिया, जो बंगाल का न होगा पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। अब क्या है,
इससे पहले बने कानून को नियामक कानून कहा गया था, और इसके बाद जो बने एक्ट के उनको क्या कहा, अधिनियम कहा गया। यानी इससे पहले तो नियामक थे, रेगुलेटिंग थे, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, वो क्या हो गए, अधिनियम बन गए। अब क्या है, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो व्यापारिक उसको ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि राजनीतिक मामले बढ़ते चले गए। उनके उद्देश्य क्या था कि भारत को धीरे 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 अपने कब्जे में लेना। तो व्यापार तो एक उनका क्या था, व्यापार तो एक उनका एक बहाना था। तो धीरे धीरे वो एक राजनीतिक कंट्रोल मैनर की तरफ चल रहे थे। तो 1833 जो चार्टर अधिनियम है उसके तहत अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया, यानी अब कंपनी खत्म हो गई। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले ब्रिटिश राजशाही और उसके अधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में लिए जाते थे, यानी वो कंट्रोल मैनर में हो गई। अब इसमें क्या है, 1833 में सिविल सेवकों के चयन के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने लगा, जिसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीय को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं होगा। हालांकि इसको लागू नहीं किया गया क्योंकि कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया गया, क्योंकि अभी से यदि भारत की एंट्री हो जाएंगे तो थोड़ा हावी हो जाएंगे, है ना। वो नहीं चाहते थे कि उनके अंदर क्या मामला चल रहा है वो आगे तक लीक हो। इसके बाद आता है 1853 का चार्टर अधिनियम। 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम को यह अंतिम अधिनियम था। ठीक है, तो विकास की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसमें क्या किया गया, अधिनियम की विशेषता मैं पढ़ देता हूँ। देखो लेक्चर थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन बने रहिएगा, क्योंकि शॉर्ट भी मैंने डाली हुई है, लेकिन शॉर्ट आपको अट्रैक्शन करती हैं। आपको डेप्थ में जाने के लिए थोड़ा लॉन्ग पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा। तो इसमें पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायकी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए और उन्हें विधान पार्षद कहा गया। यानी गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया गया। जो गवर्नर जनरल बनाया गया था उसके लिए एक, ठीक है, विधान परिषद का जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। तो भारतीय विधान परिषद क्या थी, जो गवर्नर जनरल के अधीन परिषद थी, जो उसकी जो मंत्रिमंडल थे जो उसके सहायता करते थे, तो वही क्या था, विधान परिषद था। यानी इस संसद ने इस परिषद ने एक छोटी संसद का कार्य किया गया। यानी छोटी संसद हो गई क्योंकि गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करना था और उसकी सलाह के लिए वो मंत्री परिषद थी। तो मंत्री परिषद ही क्या थी, संसद बन गई। इसमें वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी क्योंकि वही जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी, क्योंकि संसद क्या ब्रिटेन में थी और ब्रिटेन में वह कानून बनते थे। तो उन्होंने वही अपना जो नियम है वो यहाँ पर धीरे धीरे स्थापित करने की कोशिश में वो लग गए। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया। और इसमें क्या हुआ था, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यानी एक एग्जाम कराया जाएगा, उसके तहत सिविल सर्वेंटों की भर्ती की जाएगी। और इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई और 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। 1854 ये आएगा इम्पोर्टेंट कि जो सिविल जो सर्वेंट थे वो किस माध्यम से वो खोल दिए गए और कब उनको मना कर दिया गया। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था 1833 के जो कानून था, तो उसमें हालांकि उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण वो हटाने पड़ गए, यानी वो वापस विधेयक लेना उनको पड़ गया। कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया गया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दे दिया गया। मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि वो धीरे धीरे इस कंट्रोल मैनर में वो आगे बढ़ रहे हैं। संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। यानी अब देखो कितना उनका कंपनी पे कंट्रोल हो गया, यानी जब चाहे वो कंपनी को ख़त्म कर सकते हैं। यानी कंपनी की पावर धीरे धीरे उन्होंने कमज़ोर कर दी गई। अब आता है कि कंपनी को ख़त्म ही कर देते हैं। ये आता है 1858 का
भारत शासन अधिनियम, जिसको कहते हैं ताज का शासन, यानी 1858 से 1947 तक हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, तो उसका क्या हुआ था कि 1857 के जो क्रांति हुई थी, तो उसका ब्रिटिश जो लोग थे उसके पर बहुत ही जो यहाँ पर आधिपत्य जो क्षेत्र था उनको लगा कि ये भारतीय भाई विद्रोह करने लग गए, तो अब कंपनी के रूप में काम करने से बात नहीं बनेगी, थोड़ा और कंट्रोल किया जाए। तो जिसे जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। तो 18 जो पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने गया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राज्यों संबंधी शक्तियाँ ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। तो 1858 का जो कानून था, अब कंपनी पूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई और राजा ने खुल के कह दिया भाई मैं अब आ चुका हूँ, मेरा ही ये क्या है शासन है, यानी अब सीधा राजशाही का ही शासन चलने लग गया। पहले तो जो यहाँ का जो भारत का जो गवर्नर जनरल था, तो वो ब्रिटिश शासन को रिपोर्ट करता था, अब उसको हटा दिया। अब जो बीच का जो माध्यम उसको सीधे सीधे हटा दिया गया, अब वो उन्हीं को रिपोर्ट करेगा। क्या जरूरत है रिपोर्ट करने की, भाई आप हटो, अब हम सीधा ही देखते हैं कि हमारा क्या मामला है। भाई विद्रोह हो गया, आपसे विद्रोह नहीं संभल रहा, अब हमें देखते हैं, हम ही सीधे सीधे कानून बनाएंगे ना। ठीक है, अब कंपनी का जो शासन है वो किसके अधीन हो गया? महारानी विक्टोरिया के अधीन। ध्यान रखना कि जो कंपनी को परमिशन दी थी वो महारानी एलिजाबेथ थी। ठीक है, और जो 1858 का शासन का जो अधिनियम सीधे कंट्रोल में आया, उस समय महारानी थी महारानी विक्टोरिया। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। तो तीन चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि बंगाल का गवर्नर कब बना, बंगाल के गवर्नर से हटकर भारत का गवर्नर जनरल कब बना। ठीक है, और भारत का जो गवर्नर जनरल बन के हटकर वो कब भारत का वायसराय बना। वायसराय में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष क्या है प्रतिनिधि बन गया, यानी एक उन्होंने एक वो रख दिया कि भाई आप हमें रिपोर्ट करते हैं ना, भाई हमारा एक व्यक्ति है वो सीधा सीधा काम करता है। क्योंकि ब्रिटिश का तो ब्रिटिश जो थे उसमें बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने तो हर ज़्यादातर अधिकतर देश को पर कब्जा कर रखा था, तो उतना अपना उन्होंने प्रतिनिधि छोड़ दिए। तो अब इसमें आता है कि पहले जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। 1858 में लॉर्ड कैनिंग को भारत का वायसराय बनाया गया। तो किस अधिनियम के तहत कंपनी का शासन सीधा ब्रिटिश ताज के हाथों में आ गया? कंपनी शासन से हटकर ब्रिटिश ताज के हाथों में। तो 1858 का अधिनियम किस नियम के तहत, किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पद हटाकर वायसराय का पद बनाया गया? और प्रथम वायसराय कौन थे ये भी आता है। तो लॉर्ड कैनिंग को प्रथम वायसराय बनाया गया। अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, बोर्ड और नियंत्रण बोर्ड था, दोनों को समाप्त कर दिया गया। और तो भारत में शासन की द्वैत प्रणाली समाप्त कर दी गई। दो थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ कंट्रोलर्स। तो निदेशक मंडल और राजनीतिक मामले, वाणिज्यिक मामले थे वो पहले ख़त्म कर दिए गए थे। ठीक है, एक नया पद बनाया गया है ना, पद तो उनको क्रिएट करना है क्योंकि वो संसदीय परंपरा को अपनाए हुए थे। तो इन्होंने एक क्या पद बनाया? भारत के राज्य सचिव का एक नया पद बनाया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। यानी उन्होंने जो संसद का जो सदस्य, उनके जो कैबिनेट के जो उनके जो महत्वपूर्ण लोग थे, कैबिनेट के जो सदस्य था, उन्होंने यहाँ भारत के राज्य सचिव का पद उन्होंने बना दिया गया। अब भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव बनाया गया। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक नियमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमे करने का अधिकार था और इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। ठीक है, तो 1858 बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे ब्रिटिश के नियंत्रण में हाथ आ गया था। अब ये दो पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे। एक पार्ट तो आपको समाप्त हो चुका है क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, अभी इसी को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। अब 1858 के बाद क्या परिणाम हुए, तो 1947 तक मैं दूसरा वीडियो जारी करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।